भारत में दो नए आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक मंच पर भारत ने अब अपनी मौजूदगी और मजबूती से दर्ज की है, क्योंकि अब भारत के रामसर स्थलों की संख्या शतक के करीब पहुंच गई है। यानी कि यह संख्या अब हो गई है 98। तो खबर यही है कि भारत को दो नए रामसर स्थल और मिल गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से रामसर स्थल हैं। अब सबसे पहले इस खबर के अंतर्गत देखिए, इसमें दो रामसर स्थलों के जो नाम आपको दिख रहे हैं। पहला रामसर स्थल जो शामिल किया गया है लिस्ट में, वो है पटना पक्षी अभयारण्य, जो कि एटा जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दूसरा आप यहां पर देख रहे हैं कि छारी ढांड आर्द्रभूमि कक्ष गुजरात में स्थित है। तो एक एक करके पहले इनके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले इस मैप को देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एटा जिला है वहीं पर स्थित है ये। और इसके बारे में अगर बात करें तो पटना पक्षी जो अभयारण्य है, ये उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो इसके शामिल होने के बाद कुल रामसर स्थलों की संख्या जो हो जाती है वो अब इसको लेकर 11 हो जाती है। यानी कि इससे पहले 10 थे। जलेसर उप विभाग एटा जिला में ये स्थित है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 108 हेक्टेयर में फैला हुआ यह क्षेत्र है, जिसमें कि यूपी का यह सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है, जो विशेषकर उसकी अगर बात करें कि कितने में वो फैला हुआ है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में वो फैला हुआ है। अब यहां पर क्या क्या प्रसिद्ध है, तो यहां पर 300 प्रजातियों के 2 लाख पक्षी तकरीबन यहां पर हैं, मौजूद हैं। 106 से ज्यादा प्रवासी और यहां के निवासी पक्षी प्रजातियां भी यहां पर पाई जाती हैं। तो इस तरह से इसका इंपॉर्टेंस है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो इसको शामिल किया गया है पहले स्थल के रूप में पटना पक्षी अभयारण्य को। और दूसरा स्थल कौन सा है, तो दूसरा स्थल है आपका छारी डांड आर्द्रभूमि संरक्षण अभयारण्य, जो कि कक्ष गुजरात में है। तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अन्य है हमारे रामसर स्थल, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सूर सरोवर जैसे आगरा में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में स्थित है। पार्वती अर्गा आर्द्रभूमि गोंडा में। समान पक्षी विहार मैनपुरी। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। सांडी पक्षी विहार हरदोई। सरसई नावर झील इटावा। ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र ब्रज घाट से नरौरा तक। और हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर और बिजनौर। बखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। और इसके अलावा अब ये 10 तो पहले से थे, 11वें के तौर पर आप देख रहे हैं कि पटना पक्षी अभयारण्य जो है उसको शामिल कर लिया गया है। तो ये हमारी खबर थी। अब दूसरा हमारा बात करते हैं छारी ढांड आर्द्रभूमि संरक्षण। छारी आर्द्रभूमि संरक्षण अभयारण्य की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है हमारे कच्छ जिले में। कच्छ कहां पर है, तो गुजरात में स्थित है। इसके बारे में बात करें तो इसका जो नाम है, इसमें जो क्षारी यानी कि मतलब होता है खारा, चारी भी इसको बोलते हैं, क्षारी या चारी, इसका मतलब होता है खारा। और दंड का मतलब होता है उथली आर्द्रभूमि। तो इसी इसका शाब्दिक अर्थ है। भौगोलिक स्थिति अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है इसमें आपको यह दिखाई देगा। और कच्छ के रण के शुष्क बन्नी घास के मैदान में, ये नीचे कच्छ है और कच्छ का रण ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो यहीं पर कच्छ के रण में, यानी कि यहां ऊपरी वाले हिस्से में शुष्क बन्नी घास का जो मैदान है, वहां पर आप उस मैदान के आसपास देखेंगे दलदली जो नमक के मैदानों के किनारे ही ये स्थित है। और यहां पर प्रवासी पक्षियों के प्रमुख स्थलों के रूप में जाना जाता है। यानी कि प्रवासी पक्षी यहां पर आते हैं। और यहां पर जैसे डाल्मेशन पेलिकन हो गया, या ओरिएंटल डार्टर हो गया, या इसके अलावा ब्लैक नेक्ड स्टार्क हो गया, या इस तरह का इंडियन स्कीमर हो गया। हजारों राजहंस पक्षी भी यहां पर दिखाई देते हैं, कॉमन क्रेन्स दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पक्षी विज्ञानी होते हैं या जो पक्षी प्रेमी होते हैं, उनके हॉटस्पॉट के रूप में यह जाना जाता है। तो ये बेसिकली कहां पर है, तो कच्छ के रण में ये स्थित है। और दलदली नमक के किनारे स्थित है। प्राकृतिक मौसमी यहां पर देखेंगे तो रेगिस्तानी आर्द्रभूमि पाई जाती है। और प्रवासी पक्षी यहां पर बड़ी मात्रा में आते हैं। तो इन दोनों ही स्थलों को अब आर्द्रभूमि के अंतर्गत जो है रामसर स्थल के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। और इस तरह से भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। अब बात करते हैं कि वास्तव में रामसर स्थल के बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी एक सूचना आपके लिए है कि हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी अपनी करना चाहते हैं, आगामी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके जीएस की संपूर्ण तैयारी होगी बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली कोर्स में। इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि 14 महीने में आपका प्रीलिम से लेकर मेंस तक का सिलेबस कवर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें 18 क्लास टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो 2 साल के करंट अफेयर्स की पूरी क्लासेस का एक्सेस तो दिया ही जाएगा, प्रिंटेड मटेरियल दिया जाएगा। साथ साथ आपको एक पूरा गाइडलाइन मिलेगा ताकि आप अपनी तैयारी को संपूर्ण रूप से कर सकें। सबसे जरूरी चीज ये है कि ये कोर्स आपको 24,999 में मिलता है। लेकिन अगर उसमें आप AMITABH
इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको और इसमें छूट मिल जाती है। इसके अलावा बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में है। हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी से, इंग्लिश मीडियम का 4 और इंग्लिश मीडियम का 5 फरवरी से। तो ये तीनों बैच भी हैं। अब देखिए यहां पर आप जब दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे तो बाई पर जब ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करने से आपको इस फीस में भी अतिरिक्त छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से भी आप जा सकते हैं। अब देखिए रामसर कन्वेंशन की बात कर लें, क्योंकि रामसर कन्वेंशन के तहत ही सबसे पहले जो इस तरह के जो वेटलैंड्स होते हैं उनके संरक्षण की दिशा में प्रयास किया गया था। यानी कि जो आर्द्र भूमि होती है, आर्द्र भूमि क्या होती है, तो जो दलदल कीचड़ युक्त भूमि होती है या पीठ भूमि होती है या कहीं पर अगर पानी है वो प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से दोनों तरीके से है, स्थिर या बहता हुआ पानी हो, दोनों स्थितियों में इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। 6 मीटर से अधिक गहराई वाले जो समुद्री क्षेत्र हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। ये एक प्रकार का इकोटोन होता है, यानी कि स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच में एक संक्रमणकालीन जो भूमि होती है उसके रूप में इसको जाना जाता है। तो ऐसी आर्द्र भूमियों के संरक्षण क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि इनको जैव विविधता के पालने के रूप में भी जाना जाता है। और आर्द्र भूमियों के क्षरण और ह्रास को लेकर, क्योंकि इसका बहुत सारा रोल होता है जैव विविधता को बचाने में, जैव विविधता का पालना इसको कहा ही जा रहा है। तो आर्द्र भूमियों के क्षरण और उनको रोकने के लिए, क्षरण को रोकने के लिए जो एक वैश्विक चिंता है वो 1960 के दशक में दिखाई देती है। वहीं पर यह महसूस किया गया कि इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचे की जरूरत है। अब अंतर्राष्ट्रीय ढांचे की जरूरत को महसूस करते हुए, इस आवश्यकता को जब महसूस किया गया तो 2 फरवरी 1971 को यह तिथि है जब ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ, एक कन्वेंशन हुआ और वहीं पर एक इस संधि को औपचारिक रूप दिया गया, यानी कि रामसर कन्वेंशन को अपना लिया गया। अब यहां पर फिर यह संधि 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई थी, यानी कि अपनाया जरूर 2 फरवरी 1971 को गया था, लेकिन यह संधि लागू कब से होती है? 21 दिसंबर 1975 से लागू हो गई। इसका प्रारंभ में उद्देश्य क्या था? तो प्रारंभ में उद्देश्य यही था कि जो जल पक्षी होते हैं उनको और साथ साथ उनके लिए जरूरी होती है क्या? आर्द्र भूमि। तो उस आर्द्र भूमि की सुरक्षा की जाए जल पक्षियों के लिए। बाद में क्या हुआ? इसका दायरा व्यापक हो गया और पारिस्थितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को भी इसमें जोड़ दिया गया। यानी कि इन आर्द्र भूमियों का पारिस्थितिक इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिकली ये कैसे सपोर्ट करते हैं और साथ साथ इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, इन सारी चीजों को इसमें जोड़ते हुए एक इसका दायरा जो है हम कह सकते हैं कि बढ़ा दिया गया। फिर इनका संरक्षण, इनका प्रबंधन, फिर इनका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे बेहतर हो सके इस दिशा में, जैव विविधता को कैसे ये संरक्षण प्रदान करते हैं, जलवायु विनियमन और जन जागरूकता, ये सारे पक्षों को इसमें जोड़ दिया गया। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि 2 फरवरी 1971 को इसको ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। इसी कारण इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है और 21 दिसंबर 1975 से यह प्रभावी हुआ था। अब इसी के तहत वर्तमान में भारत में 2 नए रामसर स्थलों को शामिल करते हुए इनकी संख्या 98 पहुंची है। यानी कि भारत रामसर स्थलों के लिहाज से, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिहाज से अब वैश्विक उपस्थिति में एक मजबूत दावेदार के रूप में दिखाई दे रहा है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी ही शतक भी लगने वाला है। तो 98 संख्या आप याद रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर है। पटना पक्षी अभयारण्य एटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। दूसरा कथन है इसका आर्द्र भूमि क्षेत्र लगभग 1 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है यहाँ 100 से अधिक प्रवासी एवं निवासी पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 2 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 2 या विकल्प डी 1, 2 और 3। इसका जवाब दिमाग लगाइए और सटीक जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ हमको टेलीग्राम चैनल पर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। हम आपको दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से मिलेंगे। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारे परिवार से जुड़िए ताकि हमारी बाकी अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचे। लाइक करने से क्या होगा कि हमारा प्रोत्साहन होगा, हम और बेहतर कंटेंट आपके सामने लेकर आएंगे। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।